नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राम राम, वणक्कम। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर आप सभी के बीच लेकर आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक और नई क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेंस। तो साथियों, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले वो सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल पे मिलने वाले सभी वीडियोस के अपडेट रेगुलरली और सही वक्त पर मिलते रहें। तो आइए साथियों, बिना वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है, टेंस। तो सबसे पहले टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माथे पे चिंता की लकीरें आ जाती हैं। टेंस का नाम सुनते ही एक घबराहट मन के अंदर पैदा हो जाती है कि टेंस कैसे होगा। बहुत बड़ा हवा बना दिया जाता है टेंस को कि टेंस शायद हमारे बस का ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। टेंस एक बहुत ही आसान और बहुत ही काम का टॉपिक है आपके लिए, जिसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमा देंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है और बहुत आसानी से आप टेंस को सीख जाने वाले हैं। साथियों, टेंस है क्या चीज़? टेंस क्या चीज है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एनी एक्शन। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो आपके पास वर्ब की फॉर्म होती है उसकी फॉर्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं, किस चीज के लिए? टाइम ऑफ एक्शन। यहां पर गौर कीजिएगा, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोई भी काम किया जा रहा है उस काम के समय को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब के रूप में जो परिवर्तन आएगा वही क्या है? टेंस है। अब टेंस हैं कितने टेंस हैं? बहुत आसान चीज है, सभी को पता है। टेंस हमारे पास इंग्लिश के अंदर होते हैं 3, यानी कि किसी भी भाषा में आपके पास 3 टेंस होते हैं। सबसे पहले आप पास्ट की बजाय आप प्रेजेंट को लीजिए, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, और फिर नंबर 3 पर आपके पास आ जाता है क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 3 टेंसेस हमें करने होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वो सभी घटनाएं जो वर्तमान में घटित हो रही हैं, जिस टेंस के अंदर हम उन सब को पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस यानी कि वो सब कुछ जो बीत चुका है, उन बीती हुई बातों को जब हम डिस्कस करेंगे, बीती हुई घटनाओं के बारे में हम जब बात करेंगे तो वो सभी आते हैं किसके अंदर? पास्ट टेंस के अंदर। और उसके बाद तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि हमारी लाइफ में, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी फ्यूचर में हो जाने वाला है, जब हम उसकी डिस्कस करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा? हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर। तो यहाँ तक ये देखिए 3 टेंसेस हैं। अब क्या ये 3 टेंसेस यहीं तक सीमित है? नहीं साथियों, ये आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे देखिए, इन सभी 3 के 3 टेंसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है? इनके 4 रूप होते हैं। हर एक टेंस के कितने रूप होंगे? 4 रूप। अब आसान बना देने के लिए क्या किया गया? उन सभी को नाम सेम दे दिए गए, बस टेंस का नाम साथ में जोड़ दिया गया। नाम क्या क्या दिया गया? सबसे पहला नाम दिया गया क्या? इंडेफिनाइट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा क्या है हमारे पास? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां हम टेंस का नाम ना भी दें, वहां पर हमने टेंस का नाम लिखा है, तो ये 4 रूप हमारे पास है। इंडेफिनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये जिस भी टेंस के साथ इनको आप जोड़ के देखोगे ये उसी टेंस का रूप ले लेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब आप पास्ट के अंदर इनको पढ़ोगे तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आप फ्यूचर पे चले जाओगे तो वही चीजें फ्यूचर में हो जाएंगी। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से हम पता लग गया हमें कि हमें इन 3 टेंसेस को ही नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, कुल मिलाकर इनके 12 रूपों को पढ़ना है। यानी कि 4 प्रेजेंट के अंदर, 4 पास्ट के अंदर और 4 ही फ्यूचर के अंदर। तो क्या यहीं तक रुक जाएगा मामला? नहीं साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा और आगे क्या होगा, ये जो 4 रूप हैं, ये सभी के सभी जो 4 रूप हैं हर एक टेंस के, इन सभी 4 रूप के भी आगे कुछ चीज़ें खुल जाती हैं। वो क्या होती हैं? वो होते हैं सेंटेंसेस। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे टेंस, अब आगे क्या बन जाते हैं, जाकर इसके अंदर बढ़ जाते हैं, वो होते हैं सेंटेंसेस। यानी कि हर टेंस के जो ये 4 रूप होते हैं, इन 4 रूपों के अंदर 4 तरह के ही सेंटेंसेस भी आते हैं। पहली तरह का जो सेंटेंस आता है उसको हम बोल देते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल भाषा में इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। दूसरी तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नाम से ही समझ जाइए, वो सभी चीज़ें जिनमें नेगेशन आएगा, नो नहीं ना आएगा, वो सारे नेगेटिव के अंदर आएंगे। उसके बाद थर्ड होता है क्या, वो होता है इंटेरोगेटिव। यानी कि जहाँ कहीं भी इंटेरोगेशन की बात आएगी, सवाल जवाब की बात आएगी, वो सभी के सभी सेंटेंसेस किसके अंदर आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पर क्या होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो ना केवल इंटेरोगेटिव हैं बल्कि उनके अंदर नेगेशन भी आ जाती है, उन सभी को डिस्कस किया जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। अब देखिए साथियों, ये सारा का सारा चार्ट आपके सामने बन गया है। इस चार्ट को आप यूं समझ लीजिए कि टेंस कितना आसान है। टेंस इतना आसान है कि वो आपकी इस मुट्ठी के अंदर बंद होता है। ये जो आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इस मुट्ठी के अंदर आपका टेंस बंद होता है। आप सोच रहे होंगे किस तरह से बंद होता है। अब देखिए, हम इस मुट्ठी को एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, कल्पना के रूप में लेते हैं। जैसे देखिए, ये टेंस है आपका। अगर हम इस थंब को टेंस मान लें तो टेंस के हमने क्या लिखे हैं, 3 रूप लिखे हैं। तो देखिए 3 हिस्सों में ये हमारा थंब बटा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना, हमारी मुट्ठी से निकला हुआ बिल्कुल। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा है कि हर एक टेंस के अंदर 4 रूप होते हैं। तो ये देखिए, ये आपके 4 रूप आपके सामने हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 रूप है ना। अब क्योंकि ये 3 टेंसेस के हैं तो कितने होंगे टोटल, 12 होंगे। ये देखिए आपके पास 12 हिस्से हैं, आपके हाथ में ही सब कुछ है। इंडेफिनाइट के 4 हिस्से, कॉन्टिन्यूअस के 4 हिस्से और फिर उसके बाद आगे उसके 4 हिस्से, मतलब तीनों टेंसेस के 4 हिस्से को मिलाकर अगर आप करोगे तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब यहीं पर नहीं, अब आगे हमारे पास देखिए सेंटेंसेस आए हैं। सेंटेंसेस क्या है, हर किसी के अंदर 4 सेंटेंस है, यानी कि इन चारों के अंदर टोटल कितने हो गए, 16 सेंटेंस। अब टेंस हमारे पास 3 है, इसका मतलब 16 × 3 48 सेंटेंसेस, 16 × 3, तो 16 × 3 48। अब 48 को भी आप यहीं से समझ लिए, 12 हिस्से हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 48 सारा का सारा आपकी मुट्ठी में है। और जो चीज़ हमारी मुट्ठी में है उससे क्या घबराना, उससे क्यों भागना, उसे क्यों मुश्किल समझना, उसे क्यों भाव देना। तो टेंस को तो बिल्कुल ही रिलीव्ड होकर, बिल्कुल ही अपने माइंड को रिलैक्स करके आप पढ़िए। टेंस बहुत ही आसान आपके लिए हो जाने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है टेंसेस के अंदर। अब यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। अब हमें सीखना है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है भाषा के अनुसार। अब भाषा के अनुसार पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि हम जो इंडियन लोग होते हैं वो भाषा को बाईलिंगुअली सीखते हैं। जो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है हम उसे बाईलिंगुअली सीखते हैं। बाईलिंगुअली कैसे, जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तब भी हम हमारे विचारों को हिंदी में सोचकर उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इसे आप मिक्स्ड रूप दे दीजिए हिंग्लिश। हम हिंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, जो टेंसेस से जो लोग भागते हैं, जो घबराते हैं, उन्हें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर,
ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, देखिए। अब सबसे पहले देखो हम सीखते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इंग्लिश में जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग भी है, उसकी जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि हिंदी के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पोजीशन पे होता है, जबकि इंग्लिश में आपकी वर्ब सेंटर पोजीशन पे होती है। और यहीं से थोड़ा थोड़ा जिन बच्चों को दिक्कत आती है, जिन साथियों को दिक्कत महसूस होती है, वो यहीं से होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हिंदी में किसी सेंटेंस को जब सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट सेंटर पोजीशन पर, लेकिन उसी सेंटेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, उन्हें उस ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना पड़ रहा है और वर्ब को बीच में लेके आना पड़ रहा है। बस यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इसी को महाभारत क्यों समझ ले हम, इतना सा तो करना है, बस यहाँ से यहाँ लेके जाना है ना, और तो कुछ भी नहीं करना। तो आइए देखते हैं क्या ये कितना आसान हो जाने वाला है। तो आइए साथियों हम बढ़ जाते हैं, हमारी टेंसेस की दुनिया में हम कूद जाते हैं, और जो हमारा चक्रव्यूह है ना टेंसेस का, जो कईयों के दिमाग में बना हुआ है, हम वो अभिमन्यु नहीं है जो इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएंगे। हम आसानी से भेदेंगे, बस आपको बेसिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले कौन सा टेंस करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस। वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा हिस्सा हम सबसे पहले करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस का हम करेंगे कौन सा हिस्सा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला हिस्सा। अब क्या है, देखो मैंने कहा ना बाइलिंगुअली हम भाषा को पढ़ रहे हैं, और जब बाइलिंगुअली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम सेंटेंस को दिमाग में हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम हिंदी में सेंटेंस को सोच रहे हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की फॉर्मेशन लगाएं या ना लगाएं। उसको पता लगाने के लिए क्या है आपके पास, अगर आपने जो भी आपके माइंड में हिंदी में सेंटेंस सोच लिया है, या जो भी सेंटेंस आपके सामने आ गया है कन्वर्ट किया जाने के लिए, अगर उस सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, ताहूं या फिर ती हूं, इनमें से कुछ भी है। फिर से वही चीज है, 5 चीजें आपके सामने, ता है, ते है, ती है, ताहूं, ती हूं। इनमें से अगर कोई भी चीज है किसी सेंटेंस के एंड में, यानी कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो आपके माइंड में आया है, जो कन्वर्ट करने के लिए आपके सामने आया है, अगर उस सेंटेंस का एंड हो रहा है ता है, ते है, ती है, ताहूं या तीहूं पे, तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की जो फॉर्मेशन होंगी उनके हिसाब से आप चेंज करेंगे। अब फॉर्मेशन क्या होगी, 4 तरह के सेंटेंस है हमारे पास। पहली तरह का सेंटेंस अफर्मेटिव, उसके लिए हमने दूसरा नाम रखा है क्या, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का होगा, उसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी, क्या फॉर्मुलेशन होगी उसकी, देखिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए चाहिएगा एक सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आपको चाहिएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, प्लस आपको चाहिएगा क्या, ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बेसिक पार्ट होते हैं सेंटेंसेस के। कुछ सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट के बन जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस बिना ऑब्जेक्ट के बन जाते हैं, लेकिन ये बेसिक हिस्से हैं। मेन हिस्सा कहाँ पर हमारा आता है, जो काम हमारा हो रहा है उसका कैसे पता लगेगा हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब ये चीज़ समझिए, यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो ये कब आएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ये गलती अक्सर साथियों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में डिफरेंस ये होता है कि उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जबकि दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया गया है, और उनमें से एक ठीक होता है, एक गलत होता है। अगर आपने वो चूज कर लिया जिसमें एस या ईएस लगा हुआ है और आंसर आना है कि बिना एस या ईएस वाला, तो आपका 1 नंबर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो चला जाएगा, और क्या पता उसी 1 नंबर की वजह से आपको
आपके एग्जाम में कमी रह जाए। तो देखिए साथियों, इस चीज़ का हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ लगाएं। तो कहाँ लगाएं, उसके लिए आपके पास इंग्लिश में होते हैं पर्सन्स। मैं यहाँ साइड में इस काम को करता हूँ, पर्सन्स। अब पर्सन्स 3 होते हैं आपके पास। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर बेसिक रूप से आते हैं आपके पास आई और वी। उसके बाद आता है आपके पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर मेनली आपके पास होता है क्या, यू। इसके अलावा यूअर है, योर्स है, वो अलग चीज़ें हैं। आपको मेन रूप से चाहिए होता है यू। उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में जो मेन है आपके काम का वो क्या है, ही है, शी है, इट है, इन सभी का प्लूरल दे है। या फिर कोई नाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकती है, नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप टेंसेस के पूरे टॉपिक के दौरान आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है। अब आ जाइए वापस हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको पता लगाना कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाएं। तो उसके लिए आप पर्सन्स को देखिए। आपका जो थर्ड पर्सन है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी और इट। या फिर अगर नाउन है तो सिंगुलर नाउन यानी कि ही, शी, इट। या फिर कोई सिंगुलर नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है तब हमें लगाना है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यानी कि हम यहाँ इसको लिख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस में से कुछ भी लगाना है। लेकिन अगर इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कुछ भी अदर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तब आपको लगानी है अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको एस या ईएस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये पता लग गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, आई है, वी है, यू है, दे है या कोई भी प्लूरल चीज है, तब आपको क्या लगाना है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये चीज हमारी क्लियर होगी। इसके बाद हमें क्लियर करना है क्या, ये देखिए यहां पर एस और ईएस है, इसके बीच में भी स्लैश लगा हुआ है। यानी कि एक टाइम पे या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब लगेगा कब, जब आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ये तो हमने क्लियर कर ही लिया। अब उसके बाद क्या क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद क्लियर करने की जरूरत है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आपकी जो वर्ब है वो वर्ब एंड कर रही है किस चीज के ऊपर, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे, जेड पे या किसी भी वावल पे, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उस सेंटेंस में आई हुई वर्ब इनमें से किसी भी चीज पर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या वावल पे अगर एंड कर रही है, तब आपको उस वर्ब के साथ लगाना है क्या, ईएस। इसके अलावा अगर आपकी वर्ब किसी भी अन्य लेटर पे एंड कर रही है तो आपको क्या लगा देना है, अकेला एस। तो ये तो चीज़ हमारी बेसिक चीज़ें सारी जो हमारे काम की हैं। हम अब एक एग्जाम्पल के जरिए उसको समझ के देखते हैं। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल हम उठाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे क्या हम उसे कर पा रहे हैं। देखिए एक कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, या फिर ये बोल दूँ मैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। अब मैं के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, मैं के लिए हमारे पास होता है कौन सा प्रोनाउन, आई। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, जो हमें फॉर्मेशन के अंदर सब्जेक्ट चाहिए वो हमने लगा दिया आई। अब आई क्या कर रहा है, आई जो है वो टीच कर रहा है ना, पढ़ा रहा है। तो हमारी वर्ब भी आ गई क्या, टीच। और क्या पढ़ा रहा है, आई टीच, इंग्लिश पढ़ाता है ना आई। और अगर इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाता है तो इंग्लिश ग्रामर हो गया, एज सिंपल एज दैट।
आपको सिर्फ जो भी आपके मन में आया है उसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढाल देना है, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब ये तो हमने सीखा फर्स्ट पर्सन के साथ। अगर यही हमारा फर्स्ट पर्सन की बजाय थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, जो हमने अभी सीखा है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता, अगर सेंटेंस हमारा होता कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, वह, तो वह के लिए क्या होता हमारे पास? ही। अब भी हमारी वर्ब क्या है? टीच है। लेकिन गौर कीजिए, हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर और हमारी जो वर्ब है वो एंड कर रही है CH पर, CH पे एंड कर रही है हमारी वर्ब। जब CH पे एंड करेगी तो हम क्या लगाएंगे? S या ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। ही टीचेस, क्या पढ़ाता है? वो भी इंग्लिश ही पढ़ा रहा है। तो इस तरह से बन जाएगा। होपफुली आपको इस चीज़ के बारे में अब आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो आपके मन से अब क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस हैं, किस तरह से कन्वर्ट उनको किया जाना है। अब अगर यही सेंटेंसेस आपके सिंपल की बजाय क्या होते? नेगेटिव होते, नेगेटिव सेंटेंस होते। तो नेगेटिव सेंटेंस नाम से समझ जाइए, नेगेटिव सेंटेंस वो होगा जिसके अंदर नो, नोट का इस्तेमाल होगा। नोट कहाँ लगाना है, इसी बात पे आपको गौर फरमाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होगी हमारी सब्जेक्ट होगा प्लस एक हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिएगी, वो क्या होगी? डू या डज में से कुछ भी। डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, उसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद टेंसेस के जब आप सेंटेंसेस बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगा दीजिए। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके साथ में आपको लगानी है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लग जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। मैं समझ पा रहा हूँ कुछ साथियों का ध्यान अभी तक इसी चीज़ पे अटका हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म आई है, SEIS नहीं आया आपकी बात। वो SEIS क्यों नहीं आया, आप थोड़ा और गौर फरमाइए। वो आपका जो SEIS आना था वो यहाँ डज के अंदर चला गया है। तो ये डूज जो आपका था इसके अंदर आपका SEIS जो होना था वो चला गया है। अब डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं? फिर से आप सब्जेक्ट पे गौर कीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके साथ हमने SEIS लगाया था, उसी के साथ क्या लगाना है आपको? डज लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर होंगे तो क्या लगाएंगे हम? डज। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो उसके साथ आप क्या लगा दोगे? डू लगा दोगे। आई होप ये क्लियर होगा सभी के मन में। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ भी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, इधर सिंगुलर और प्लूरल, या सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है? डू। आपका सेंटेंस आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस करके देखते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? हमें नोट लगाना है। हमारी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब क्या नहीं करते? वो जाने का काम नहीं करते। जाना यानी कि गो, और कहाँ जाने का काम नहीं करते? स्कूल में जाने का काम नहीं करते। दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, किस तरह से बनाया जाना है उसकी फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी है। तो नेगेटिव हो गया हमारा, सिंपल सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम करके देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी इतने ही आसान हैं जितने ये हैं? तो साथियों बहुत आसान है, आप थोड़ा थोड़ा गौर फरमाते रहिए। अगली तरह के जो सेंटेंस है हमारे पास वो क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या करना है आपको? क्या करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? जो हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गई है, ये सिर्फ इस टेंस के लिए नहीं है, आगे जितने भी टेंसेस आएंगे उन टेंसेस के अंदर अगर आपको कहा जाता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो बहुत आसान सा तरीका आपके पास है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई थी, जैसे कि इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गई थी? डू या डज मिल गई थी। उस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग के अंदर ले आइए और हेल्पिंग वर्ब के बाद की जो चीज़ें हैं वो यों की त्यों लिख दीजिए। डू डज हमारा आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
क्योंकि सेंटेंस केवल इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, इसलिए नोट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। हमने सिर्फ क्या लिखा है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव में भी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, क्या का काम ये हेल्पिंग वर्ब ही निभाएगी। कईयों को लगता है कि क्या के लिए हमें वर्क लगाने की जरूरत है, नहीं। टेंसेस के अंदर जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो जिस भी टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसी वो सब्जेक्ट से आगे आ जाती है वो खुद ब खुद क्या का काम करने लग जाती है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, क्या वह गाना गाती है। क्या वह गाना गाती है, लड़की है, लड़की यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, शी होगा। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस के शुरुआत में लगाएंगे। डज शी क्या करती है, गाना गाती है, सिंग अ सॉन्ग। हो गया हमारा, क्लियर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से अगर हमें बनाना हो क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि जिसके अंदर प्रश्न भी पूछा जाएगा और ना नहीं की भावना भी होगी। ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, वही चीज़ है, पहले इंटेरोगेटिव बनाइए। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें डू या डज को सब्जेक्ट से पहले ले आना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। बाकी सारी फॉर्मेशन उसी तरीके से चलने दीजिए, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आपके सामने तैयार हो जाएगा। इसी तरह से कोई एक सेंटेंस हम लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस आ गया है कि क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं कहा है, क्या बच्चे, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। क्या लगेगा प्लूरल के साथ, डू। तो डू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ अगर आप चाहें उनको पर्टिकुलराइज कर दीजिए, द चिल्ड्रन, डू द चिल्ड्रन। नेगेटिव है, नोट लगेगा, नॉट प्ले, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशंस आपके सामने मैंने क्लियर कर दी हैं। होपफुली अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये तो थी वो चीज़ें जो आपको बेसिक समझने की जरूरत थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लेकिन इससे आगे भी आपका काम चलता है, वो चाहे आपकी एकेडमिक क्लासेस हो या फिर आपको कम्पिटिटिव लेवल पे तैयारियां करनी हो। आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपके एग्ज़ाम में अगर कोई सेंटेंस आए उसको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करें। तो क्या होंगे रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, रूल्स कर रहे हैं हम किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब कब सेंटेंस के अंदर आ सकता है। नंबर वन क्या है, अगर आप एग्जाम में आपको कोई सेंटेंस दिया गया है, ब्लैंक आपको भरने के लिए कहा गया है और उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो एवरी से बने हुए होते हैं, एवरी वीक है, एवरी ईयर है, एवरी मंथ है, एवरी सेकेंड है, एवरी मिनट है। अगर ये चीज़ें आ जाएं, इनमें से कुछ भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखे तो आपको क्या भरना है उस सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब चूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कब चूज करेंगे और डू डज के साथ नोट और फर्स्ट फॉर्म आप कब चूज करेंगे, वो आपको देखना होगा सेंटेंस किस तरह का है आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, आपके एग्जाम में मान लीजिए एक सेंटेंस आया, ही डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक
डेली। ये एक सेंटेंस आपके एग्जाम में आया। अब आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आपके सामने पड़ा है तो अक्सर आपको एक वर्ब मिलेगी एकेडमिक लेवल पर, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में आपको हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन मिल जाए गो, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाए गोज, थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाए इज गोइंग, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या पता मिल जाए नन, यानी कि नन ऑफ दिस। अब इस तरह से आपको मिल गया है। अब हमें हमारी फॉर्मुलेशन पे दोबारा जाना है। सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर डेली आया है, डेली आया दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा ही आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज गोइंग तो होता ही नहीं है। इज गोइंग अगर होता ही नहीं है तो इसको तो हम पहले से ही नकार देंगे, ये तो हमारा हट ही गया। हमारे पास मेन बचा क्या, गो या फिर गोज। अब गो लगाएं या गोज लगाएं। देखिए आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब जो होती है उसके साथ एस या ई एस आता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, गोज। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल आपका है हैबिचुअल एक्शंस या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई सेइंग किसी के द्वारा कही गई कोई बात हो, या फिर क्या हो कोई प्रोवर्ब हो, कहावतें हों। अगर ऐसा किसी भी सेंटेंस के अंदर है तो वहाँ पर भी क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, टू एंड टू मेक फोर। देखिए ध्यान से, टू एंड टू दैट मीन्स प्लूरल हो गया है, और प्लूरल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था आपका हैबिचुअल एक्शंस अगर आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इस तरह से वो कन्वर्ट आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे आपके पास है थर्ड रूल जो हमारा है वो क्या है, अगर कहीं पर भी किसी सेंटेंस में किसी रनिंग कमेंट्री का जिक्र है। रनिंग कमेंट्री क्या है, रनिंग कमेंट्री है आंखों देखा हाल, यानी कि जो अक्सर मैचेस आते हैं, किसी भी गेम के मैचेस हो रहे हैं और उनका आंखों देखा हाल, उनकी कमेंट्री सुनाई जा रही है, तो उस कमेंट्री में यूजुअल तौर पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ही इस्तेमाल होता है। जैसे द फील्डर थ्रोज द बॉल टुवर्ड्स द विकेट कीपर। क्रिकेट के अंदर होता है ऐसा कि फील्डर ने बॉल को पिक किया, उठाया और थ्रो कर दिया किसकी तरफ, विकेट कीपर की तरफ। अब देखिए फील्डर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर हमारी क्या आई है, थ्रोज आई है। तो ये है रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्रीज में अक्सर ऐसा ही होता है, द फील्डर थ्रोज, पिक्स, बॉल्स, कैचेस, ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाली तो ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी आई ऐसी तो है। ये हो गया रनिंग कमेंट्री के लिए। अगला क्या है, अगला हमारे पास है अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इफ़ आ जाता है या फिर अनलेस आ जाता है, किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है इफ़ के साथ या अनलेस के साथ, और उसी सेंटेंस के अंदर आपको इससे पहले वाले हिस्से में क्या मिल जाता है, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनाइट। वो आगे आएगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप याद रखिए कि अगर विल या शैल आपको दिखाई दे गया, फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे गया इफ़ या अनलेस से पहले वाले हिस्से में किसी भी सेंटेंस के अंदर, और इफ़ या अनलेस के बाद आपको ब्लैंक दिया गया है, तो उस ब्लैंक के अंदर आपको क्या भर देना है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। वो आपको देखना होगा कि सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, किस तरह का है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वर्ब का सिलेक्शन करना है। आमतौर पर हमारी सिंपल सेंटेंस के लिए वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे शी विल नॉट कॉल यू अनलेस यू
मैसेज की जगह पे टेक्स्ट लिख लीजिए, अनलेस यू टेक्स्ट हर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो तब तक तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करेगी जब तक तुम उसके पास मैसेज यानी कि टेक्स्ट नहीं करोगे। अब टेक्स्ट भी क्या है, अपने आप में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए आपका सब्जेक्ट यू था तो क्या लगा, टेक्स्ट लगा। क्यों लगा, क्योंकि अनलेस आया था और अनलेस से पहले क्या आया था, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नंबर फिफ्थ रूल क्या है। नंबर फिफ्थ रूल हमारे पास है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको सो दैट दिखाई दे जाए, सो दैट, और सो दैट के बाद के हिस्से में उसी सेंटेंस में आपको मे या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, और सो दैट से पहले के हिस्से में आपको वर्ब फिल करने के लिए कहा गया हो, तो उस हिस्से में आप क्या करोगे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से उसको फिल कर दोगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, अगर नेगेटिव होगा तो डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से कर देना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही कम्स हेयर so that he may meet you। मतलब मान लीजिए कहीं पर कोई बंदा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ताकि वो किसी ना किसी से मिल सके। तो ही कम्स है, वो यहाँ आता है ताकि वो तुमसे मिल सके। अब देखिए मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और यहाँ पर अगर हमारे पास ब्लैंक था तो ब्लैंक में हमने क्या भरा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि कम साथ में S या ES भरा है। तो ये थी आपके सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे वो सेंटेंसेस जहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग कर देना है। होपफुली ये टॉपिक का जो हमारा पहला हिस्सा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक शंकाएं, बेसिक डाउट्स आपके मन में थे वो सारे के सारे निकल गए होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर चैनल पर मिलने वाले वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम के लग रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ दीजिए। यूं ही चैनल से जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।